हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है नागरिक साथ घटना चक्र श्रृंखला का 38वां भाग। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, सेट, जेआरएफ की दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो विशेष रूप से आगामी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न होने पर की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट्स में नहीं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय एवं आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? यानी किस आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों एवं आदेशों का रिव्यू करता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 135 के अनुसार, आर्टिकल 136 के अंतर्गत, आर्टिकल 137 के अंतर्गत या आर्टिकल 138 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 137 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान है। यानी 137 रिव्यू और आर्टिकल 136 अपील से संबंधित है। प्रश्न है, कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 148 राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ड्यूटीज़ के बारे में, ड्यूटीज़ एंड पावर के बारे में, आर्टिकल 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आर्टिकल 150 में संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है आर्टिकल 148 के अनुसार। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 167 के अंतर्गत
राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है और इसके अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 169 में राज्यों के विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन की बात की गई है। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 163। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित है? तो आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों के गठन एवं समाप्ति से संबंधित है। आर्टिकल 169 के अनुसार यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजती है तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? आपके विकल्प है 169 के अनुसार, आर्टिकल 200 के अनुसार, आर्टिकल 201 के अनुसार या आर्टिकल 257 के अनुसार। तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए आर्टिकल 200 के अंतर्गत रख सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200, जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो सेम क्वेश्चन आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, जिला जज की नियुक्तियों का संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 233 का संबंध जिला जज के नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। प्रश्न है, संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? आपके विकल्प हैं आर्टिकल 135 में, आर्टिकल 248 में, आर्टिकल 247 में या फिर आर्टिकल 245 में। तो संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 248 में किया गया है। आर्टिकल 245 संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र
या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। आर्टिकल 247। आर्टिकल 247 में संसद को अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 247 या आर्टिकल 248, आर्टिकल 249 या आर्टिकल 250। तो आर्टिकल 249 के द्वारा आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्यसभा का संकल्प 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। 1 वर्ष पश्चात राज्यसभा पुनः संकल्प पारित कर सकती है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करती है? तो वो आर्टिकल 249 है, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो इतना इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जा रहा है, तो इसे याद रखिए, भूलिएगा नहीं कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है आर्टिकल 249 के तहत। प्रश्न है, आर्टिकल 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो राज्यसभा के अधिकारों से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 के बीच वर्णित है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध का वर्णन है। इसी भाग के दूसरे अध्याय में आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में आर्टिकल 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध वर्णित है। विधायी संबंध 245 से 255 तक वर्णित है। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद 268 से 261 तक वर्णित है। तो याद रखें कि ये पूछता है कि विधायी संबंध संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। तो 11वें भाग में विधायी संबंध है 245 से 255 तक, किसके? संघ और राज्यों के बीच। वैसे ही संघ राज्यों के बीच वित्तीय संबंध के बारे में अगर पूछे तो ये भाग 12 में
और आर्टिकल 268 से 281 के तहत वर्णित है। सरकार या कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 260। आर्टिकल 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। तो ध्यान दें कि सरकार या कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति की गई थी जो संविधान के आर्टिकल 263 में वर्णित है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 312 में किया गया है। आर्टिकल 260 के अंतर्गत भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख है। वैसे ही आर्टिकल 300 में वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है और आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं। प्रश्न है किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? तो संसद साधारण बहुमत से पारित करके संशोधन नहीं कर सकती आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में है और इस आर्टिकल में उपबंध है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समुचीन है तो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो आपको पता है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। आर्टिकल 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अतः निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद 326। तो निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी, ऐसा वर्णन आर्टिकल 325 के तहत किया गया है।
आर्टिकल 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस है आर्टिकल 325 के द्वारा, 327 के द्वारा, 326 के द्वारा या 328 के द्वारा। तो भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 के द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 326 के अनुसार भारत का ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और संविधान या समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित न किया गया हो तथा किसी भी निर्वाचक क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो वह लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में मत देने का हकदार होगा। इस प्रकार आर्टिकल 326 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था आर्टिकल 326 में किया गया है। ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर ठोक दीजिए।